एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी एक बूढ़े अंकल बोलते हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा हो गया है। एक लड़की बोलती है कि ये रैंक टेस्ट वाली चीज़ें अब तुम्हें परेशान नहीं करनी चाहिए, क्यों है ना। और एक लड़का लास्ट में बोलता है कि मुझे तो डर है कि ये कहीं अरीना ही ना तोड़ दे। तो वो लड़का बोलता है कि मैं अभी तुम लोगों से बहुत दूर हूँ। अब सीन बदल जाता है और एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो एक लड़की के पास जाता है। वो लड़की उस लड़के को देखकर बोलती है कि ओ रिक सेनपाई, मैं हूँ अलीसा। तो रिक बोलता है कि हाँ यार, 2 साल हो गए, तुम्हें फाइनली सेंट्रल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एलिसा बोलती है कि हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी, तुमने इतनी अचानक से नौकरी छोड़ दी थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे तब हुई थी जब मैंने ये सुना कि तुम एडवेंचरर बन गए। तो रिक बोलता है कि हाँ, जब तुम 30 साल के हो जाओ और एडवेंचर शुरू करो तो वो सोचने वाली बात है। नॉर्मल लोग एफ रैंक बच्चे बनकर अपने बचपन में शुरू करते हैं और 2 साल में ई रैंक के एडवेंचरर बन जाते हैं। तो एलिसा बोलती है रिक से, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने पिछले 2 सालों में क्या किया। तो रिक बोलता है कि मैं पहाड़ों में छुप गया था और अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पे एक शराबी आ जाता है और अलीसा से बोलता है कि क्या तुम फ्री हो। अलीसा बोलती है कि नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ। तो वो शराबी बोलता है कि काम की परवाह कौन करता है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा लगे। अलीसा बोलती है कि ये ठीक नहीं है, अब ज्यादा बहाने मत बनाओ, औरतों को चुप रहकर सुनना चाहिए। रिक बोलता है कि अरे अरे अरे। वो शराबी बोलता है कि क्या बात है और तू कौन है। तो रिक बोलता है कि मुझे जरा 1 मिनट दोगे, और उसको पकड़ लेता है। अलीसा बोलती है कि मुझे माफ करना। तो रिक बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत हो गई जब से मैं गिल्ड में काम करता हूँ। वो लोग देखते हैं कि वो शराबी बेहोश हो गया है। तो रिक बोलता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। तभी अलीसा बोलते कि ये लो तुम्हारा एग्जाम का टिकट, तुम्हारे टेस्ट के लिए, तुम्हें गुड लक। रिक बोलता है तो मेरा नंबर है 4242, एक अनलक्की नंबर जो मुझे मौत जैसा लगता है। मुझे तो अभी से ही घबराहट हो रही है। और बार से बाहर आ जाता है। बाहर उसका रिलेटिव वेट कर रही होती तो वो रिक से पूछती है क्या तुमने रजिस्ट्रेशन पूरी कर ली। रिक बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। अब उस शराबी का सीन दिखाया जाता है क्योंकि लोग बाग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। उसके कवच पे रिक के हाथ के निशान होते हैं। पीछे से सैनिक उसे बताते हैं कि ये एक डोमोल्ड है, एक रैंक एडवेंचरर जो अब एक वांटेड क्रिमिनल है। अलीसा ये सब देखकर सोच रही होती है कि ये नहीं हो सकता, क्या ये सेनपाई ने किया है। अब रिक के टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी बोलता है कि अपना हाथ इस क्रिस्टल पर रखो प्लीज। रिक उस गोले पर हाथ रखता है तो उसकी रैंक निकलती है F-। पीछे खड़े हुए लोग उसकी रैंक को देखकर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने पहले कभी किसी को इतना लो स्कोर करते हुए नहीं देखा। तो एक लड़की बोलती है कि उम्मीद करती हूँ मैं ऐसी ना बन जाऊँ। अब उसके एग्जाम का दूसरा टेस्ट आता है जिसमें टीचर बोलते हैं कि अपनी सारी ताकत को एक सिंगल ब्लो में करो और हम उस ब्लो की फोर्स को मेजर करेंगे। इसमें कैपेसिटी है तुम्हारी ताकत को एब्जॉर्ब करने की, तो पीछे मत हटना। रिक मन में बोलता है कि स्लाइम बैग, और उससे कुछ पास का सीन याद आ जाता है जिसमें एक बूढ़े अंकल उसे बोलते हैं कि तुम कोई भी वेपन या मैजिक इस्तेमाल, अगर तुम इस गोल्डन स्लाइम बैग को अपने हाथों से तोड़ सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने एक भरोसेमंद शरीर बना लिया है। तो रिक बोलता है कि रुको, एक ऐसी चीज जो ड्रैगन के दांत जितनी मजबूत है, मैं उसे अपने हाथों से कैसे तोड़ सकता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि बिल्कुल, ये तो एडवेंचर के लिए आसान है, मैं एक बार में 200 एक साथ तोड़ सकता हूँ। अब प्रेजेंट में आ जाता है और रिक बोलता है कि यार वो सच में बहुत ज्यादा नर्क से भरा हुआ था। अब एक एक करके स्टूडेंट अपने एग्जाम दे रहे होते, तभी टीचर बोलती कि अब 40 to 37 आ गया। तब एक लड़का आता है और बोलता है कि आखिरकार मेरे को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ ही गया। तो बाकी स्टूडेंट उसे देखकर बोलते हैं कि तो ये वो है जो ड्यूक का दूसरा बेटा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। ये 11 साल का बच्चा है जिसके पास रैंक C के बराबर मैजिक है। अब वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपना हमला करने वाला हूँ। वो हमला करके थोड़ा सा उसमें मैजिक डाल भी देता है। ये सब देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। रिक भी मन में बोलता है कि ये बच्चा तो चमत्कारी लगता है। अब रिक का नंबर आ जाता है तो सर बोलते हैं रुको, इसमें लिखा है कि तुमने 30 साल की उम्र में एडवेंचरर शुरू किया है, क्या ये सच है। तो रिक बोलता है कि हाँ। सर उसे बोलते हैं कि अगर तुम अपने मैजिक को जवानी में ट्रेन नहीं करते तो बाद में ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और तुम्हारे पहले के रिजल्ट भी बहुत खराब है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। रिक बोलता है कि वो सही कह रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतनी देर में शुरू कर रहा हूँ तो इसमें गलत ही
क्या है, कोई भी किसी भी उम्र में एडवेंचरर बन सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक घूसे में उस स्लाइम बैग को तोड़ देता है। ये सब देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और वो सर भी बोलते हैं कि ये आदमी कौन है। अब थर्ड राउंड भी आ जाता है और रिक उसमें भी अच्छा कर रहा होता है, तो सर उसे बोलता है कि नंबर 42 मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने बढ़िया किया। तो रिक बोलता है कि हाँ जी सर, मैं तो सिर्फ डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। तो सर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक लेवल और ऊपर जाऊंगा, लेवल 5 नेचर कंपोज मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि तुम इस बार एक हायर ऑर्डर का डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करो। तो रिक बोलता है कि सर मुझे मानने में शर्म आती है, पर मैं लेवल 1 नेचर कंपोज मैजिक में से सिर्फ एक ही अटैक और डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सर हैरान होकर बोलते हैं, तुम इतनी अच्छी तरह से अपने मैजिक कंट्रोल कर सकते हो और फिर भी तुम इतनी धीरे काम कर रहे हो। तो रिक बोलता है कि हाँ सर, पर प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि मैं ठीक ही रहूँगा। सर बोलते हैं ठीक है, तुम मुझे कम समझ रहे हो ना, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ और अपनी पूरी ताकत से उस पर बहुत ज़ोरों का हमला करते हैं कि इसका धमाका दूर तक के लोग भी देख सकते हैं। तो उसी धमाके को देखकर सिल्वेस्टर वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैम उन्हें सब कुछ बता देती है। सिल्वेस्टर बोलते हैं कि एफ रैंक एडवेंचरर ने ग्रीन स्लाइम को नंगे हाथों से मार दिया और फिर एक लेवल 5 नेचर कंपोज मैजिक को लेवल 1 से रोक दिया। क्या गिल्ड में कोई मजाक चल रहा है क्या? तो रिक का सीन दिखाया जाता है। रिक बोलता है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट का ये अंत। रियट बोलती है कि तुम्हारा रिटन एग्जाम कैसा गया? तो रिक बोलता है कि उसमें तो मैंने अच्छा स्कोर किया। रिनेट बोलती है कि मुझे पता है, तुम्हारे पास 14 सालों का तजुर्बा है, तो तुमने वो अच्छे से ही कर लिया होगा। रिक बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रीलिमिनरी टेस्ट कैसा गया होगा। तो रिनेट बोलती है कि तुम इसके बारे में चिंता कर रहे हो। रिक बोलता है कि मुझे लगता है मैं ठीक ठाक करके आ गया। तो रिनेट बोलती है कि तुमने 2 सालों में इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मुझे पता है कि वो अच्छा ही गया होगा। तभी वहाँ पे वो बच्चा आ जाता है और बोलता है कि सुनो। तो रिक बोलता है कि तुम तो वही चमत्कारी बच्चे हो ना, तुम्हारा नाम क्या? वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम है फ्रीड। तो रिक बोलता है कि क्या बात हो गई, तुम खो गए हो क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले जाता हूँ। तो फ्रीड बोलता है कि मेरा मजाक मत बनाओ, आज के मैच में मैं सबसे जीनियस दिखने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दिख नहीं पाया और रोने लगता है। तो रिक बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? तभी वहाँ पे एंजेलिका आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फ्रीड चैन को रुलाया? तो रिक बोलता है क्या तुम इस बच्चे की बड़ी बहन हो? तो एंजेलिका बोलती है हाँ, मैं हाउस ऑफ डायम्यूट की सबसे बड़ी बेटी हूँ। फ्रीड एंजेलिका को बोलता है कि ये 40 साल का बुढ़ा मुझे परेशान कर रहा है। तो रिक बोलता है कि मैं अभी 30 साल का हूँ। एंजेलिका बोलती है कि चुप करो, अगर फ्रीड ने बोला है कि तुम 40 साल के हो तो तुम 40 साल के हो। रिक वापिस से बोलता है कि नहीं, मैं भी सिर्फ 30 साल का ही हूँ। एंजेलिका फ्रीड के ऊपर अपना दस्ताना फेंकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ। तो रिक बोलता है कि ये कहाँ से आया और तुम्हें पता नहीं तुमने अपना दस्ताना गंदा कर लिया है। हालांकि तुम एक नोबल लेडी हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि कितनी मुश्किल से धोया जाता है। और उस दस्ताने को उठा लेता है। रियनेट बोलती है कि आपने उस दस्ताने को उठाया, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके चैलेंज को हाँ कर दिया है। तो एंजेलिका बोलती है ठीक है, तो तुम चैलेंज के लिए मान गए और वो लोग ग्राउंड में आ जाते हैं। एंजेलिका बोलती है कि मैं इस 40 साल के बुढ़े को अब सजा देने वाली हूँ। रिक बोलता है यार ये तो बड़ा लफड़ा बन गया। एंजेलिका बोलती है कि मेरी एक शर्त है, जो भी हारेगा वो जीतने वाले का नौकर बन जाएगा मरते दम तक। तो रिक बोलता है कि ठीक है, इस लड़ाई को शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन रिक थोड़ा डर रहा होता है। डरने के बाद भी वो उस लड़की से जीत ही रहा होता है, इसलिए वो लड़की अपना फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करती है और उस पर बहुत तेज स्पीड से हमला करने वाली होती है। लेकिन रिक तो उसके हमलों को देख सकता था और मन में बोलता है कि क्या ये एक बी रैंक होने के बाद भी इतनी धीरे चल रही है। वो उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। तो एंजेलिका बोलती है कि ये क्या हो रहा है, वो मेरे हमलों से कैसे बच पा रहा है। एंजेलिका उस पर एक और हमला करती है, लेकिन उसका पैर पत्थर में अड़ जाता है, जिसकी वजह से वो घूमते घूमते रिक के ऊपर हमला करती है। रिक मन में बोलता है कि ये इसका कोई बड़ा हमला लगता है, पर वो उसे भी डॉज कर लेता है। एंजेलिका बोलती है कि मेरे को पता है मेरा पैर स्लिप हो गया था, लेकिन मैं इसको ये दिखाऊंगी कि वो मैंने जानबूझ के हमला किया था। और रिक भी उसकी बातों में आ जाता है। अब वो आखिरी हमला उस पर करती है, लेकिन रिक बोलता है कि मुझे इस हमले का जवाब देना होगा और वो धरती पे बहुत तेज मुक्का मारता है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा ज़मीन फट जाती है। एंजेलिका बोलती है कि अगर ये मुक्का मुझे लग जाता तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाता। रिक
रिक एंजेलिका के पास आता है और बोलता है कि अब मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ। तो एंजेलिका बोलती है कि तुम कौन हो। तो रिक उसे बताता है कि मैं 15 साल से एक रिसेप्शनिस्ट और अब एक एडवेंचरर बन चुका हूँ, मेरी रैंक है एफ। तो एंजेलिका बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिक बोलता है क्या हुआ, तुम्हें अब नहीं लड़ना। तो एंजेलिका बोलती है कि रहने दो, इस बार तो मैं तुम्हें जीतने दे रही हूँ लेकिन अगली बार नहीं जीतने दूंगी। एंजेलिका बोलती है कि ठीक है अब हम लोग यहाँ से चलते। तो रिक बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से आते तो तुमने कहा था जो हारेगा वो जीतने वाले का मौत तक नौकर बन जाएगा। लेकिन ये बात सुनने से पहले एंजेलिका वहाँ से भाग जाती है। तो रिक बोलता है कि क्या मैं जीत गया। रियनेट उसे बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट तो भाग चुका है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसा कर रहे हो। और रिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत बुरा। एपिसोड 1 तो खत्म हो गया यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में टीचर बोलते कि हम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को अनाउंस करेंगे, हम हर एक की एग्ज़ाम टिकट में मैजिकल एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, अगर वो ब्लू ग्लो करता है तो आप पास हो गए हो। और जो लोग कल के टेस्ट में पास हुए थे वो सेकंड टेस्ट के लिए मतलब मॉक बैटल में हिस्सा लेंगे। तो रिक बोलता है कि क्या मैं पास हो जाऊंगा। रीनेट बोलते है कि चिंता मत करो, खुद पर भरोसा रखो। रिक मन में बोलता है कि रीनेट कितनी दयालु है ना, काश मैं उससे 10 साल छोटा होता। तो रीनेट बोलते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी ट्रेनिंग 3 गुना बढ़ जाएगी। रिक बोलता है कि नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तभी उसकी एग्जाम टिकट चमकने लगती है और वो ब्लू हो जाती है, इसका मतलब रिक पास हो गया। तो रीनेट बोलते है कि बधाई हो, तुम पास हो गए हो। अब वो लोग क्लासरूम से निकल रहे होते तो रिक बोलता है अरे ये बदबू कैसी आ रही है। तभी वहाँ पे रास्टर आ जाता है और रीनेट को बोलता है कि हेलो खूबसूरत लेडी, क्या मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। मैं हूँ आउजो डर्मियट का सबसे बड़ा बेटा जो नॉर्थ के लैंड को गवर्न करता है, मेरा नाम है रास्टर डार्म्यूट, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। रीनेट उसे अपना नाम बता देती है। तो रास्टर बोलता है कि तुम्हारा नाम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सुंदर। रिक रास्टर को देखकर मन में बोलता है कि क्या ये भी एग्जाम देने वाला है, तो ठीक है मुझे इसे अपना नाम बता देना चाहिए। रिक उसे अपना नाम बता देता है लेकिन रास्टर बोलता है कि सुनो, मेरा वाहियात बूढ़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रीनेट को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई है, क्या तुम जानना चाहोगी। तो रीनेट बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है। लेकिन रास्टर बोलता है कि मैं समझ गया तुम जानना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा दिल खो गया है तुम्हारी आंखों की गहराई में। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नॉर्थलैंड में चलो, मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाऊंगा। तभी उनके बीच में रिक आ जाता है और बोलता है कि रुको। तो रास्टर बोलता है कि क्या बात है बूढ़े आदमी, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। रिक बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे नहीं पसंद कोई मेरी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट करे, वो भी मेरे सामने। तो रास्टर हंसने लगता है और उसकी नज़र उसकी एग्जाम टिकट पे पड़ जाती है। तो रास्टर बोलता है क्या तुम रैंक प्रमोशन के लिए आए हो, तुम्हारी उम्र में सिर्फ एक तुम ही होंगे जो एफ रैंक के होगे। तो रिक बोलता है कि तुम भी तो 25 साल के आसपास हो ना। रास्टर बोल तुम दूसरों की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, मैंने 14 साल की उम्र में ही एफ रैंक को पास कर लिया था, मैं एक ए रैंक हूँ और सेकंड टेस्ट मॉक बैटल का एग्जामिनर, तो इससे दूर रहो। और रीनेट को बोलता है कि इस बैकग्राउंड कैरेक्टर को छोड़ो और मेरे साथ डिनर पर चलो। तो रीनेट बोलते हैं कि मुझे अफसोस है लेकिन मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जैसा कि आप देख सकते हो मैं इस जेंटलमैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वैसे भी आपके परफ्यूम की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे मेरे सर में दर्द होने लगा। तो रिक बोलता है कि ओ तो ये तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल है। बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है रास्टर को और वो बोलता है कि ओए बुढ़े सुन, सेकंड टेस्ट मॉक बैटल में मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना और वहाँ से चला जाता है। रिक बोलता है कि यार मुझे नॉर्थ ना मिले बस। और रीनेट को बोलता है माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया, वो भी बिना पूछ। तो रीनेट बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बल्कि खुश हुई क्योंकि मुझे उस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत आसानी हो गई। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रास्टर बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि वो बूढ़ा बस बीच में टांग अड़ा रहा था, क्या उसे पता नहीं कि कुछ लोग सिर्फ बेहतर होने के लिए पैदा होते हैं। तभी वहाँ पे फ्रेड और एंजेलिका आ जाता है। फ्रेड बोलता है कि भैया आज टेस्ट के दौरान एक 40 साल के बूढ़े ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एंजेलिका ये बोलती है कि जब मैंने उसे बैटल के लिए चुनौती दी तब उसने मेरी भी बेइज्जती की मुझे हराकर। तो रास्टर बोलता है कि यकीन नहीं होता, उसने हाउस ऑफ डर्म्यूट के मेंबर को मुरला दिया, क्या तुम्हें उसका एग्जामिनेशन
एग्जामिन नंबर याद है? तो फ्रीड बोलता है कि हाँ मुझे उसका एग्जामिन नंबर याद है। अब सुबह हो जाती तो रिक बोलता है कि यार आज तो मॉक बैटल का टाइम है और अगर मुझे नोट मिल गए तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। तभी वहाँ पे लिंक आ जाता है और बोलता है क्या तुम रिक ग्लैडिएटर हो? तो रिक बोलता है कि हाँ। वो लिंक बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ तुम्हारा एग्जामिनर। ये बात सुनकर रिक बहुत खुश हो जाता है। लिंक बोलता है कि मैं उन सबके ऊपर हूँ जो नंबर 4200 के ऊपर है और प्रिलिमिनरी टेस्ट पास किया है। रिक बहुत खुश हो जाता है और मन में बोलता है कि सही है कि मुझे नोट नहीं मिला। लिंक बोलता है कि लेकिन मुझे एक बात बहुत हैरान कर रही है, रिसेप्शनिस्ट से एडवेंचर की में जॉब स्विच करना, वो भी 30 की उम्र में, कितनी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। क्या हम टेस्ट के बाद ड्रिंक्स पर चले? तो रिक बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। दूर से रास्टर में इनकी बातें सुन रहा होता है। अब लिंक टेस्ट की तैयारी करने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे रास्टर बोलता है कि हे वहीं रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तभी रिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी आके बोलता है कि ये सब अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जिनका नंबर 4200 से ऊपर है। तुम्हारा शेड्यूल एग्जामिनर लिंक्स अचानक बीमार हो गए। तो रिक बोलता है कि अरे वो तो अभी ठीक था, फिर अचानक से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो अनाउंसमेंट वाला आदमी बोलता है कि अब सिचुएशन को मद्देनजर में रखते हुए तुम्हारा टेस्ट के एग्जामिनर होंगे रास्टर डार्म्यूट। ये बात सुनकर तो रिक को झटका लग जाता है। अब ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रास्टर सभी को आसानी से मार रहा होता है और बोलता है कि इन कमज़ोर लोगों के साथ बस यही परेशानी होती है, इनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती। रिक का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया होता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो रिनेट बोलते हैं कि तुम इसे लेकर इतने परेशान क्यों? रिक बोलता है कि मैं मैन ऑफ 1000 एबिलिटी से डील कर रहा हूँ जो ए रैंक है और मुझसे नफरत करता है। रिक बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो रिनेट उससे बातें करके उसको संभाल रही होती है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है और रिक से पूछता है कि आज आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो? तो रिक बोलता है कि हाँ। वो छोटा बच्चा बोलता है कि प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको आपकी किस्मत बताऊँ। मैं कोई ठग वगैरह नहीं हूँ, बस ये आपकी किस्मत बताना चाहता हूँ। आज आपका पहली बार है तो मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। रिक खुश हो जाता है और अपनी किस्मत जानने के लिए उसके पास जाता है लेकिन तुरंत गायब हो जाता है। फ्रीड बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें कितना अच्छा पागल बनाया, तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। रिनेट उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था ना, बताओ तुमने उसे कहाँ भेजा है? तो फ्रीड बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हें भला? रिनेट बोलते है कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, बताओ कौन सी फोड़नी चाहिए, राइट या फिर लेफ्ट? तो फ्रीड बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था जो कि हाई लेवल का मैजिक होता है। तो एक जीनियस की भी सिर्फ 100 मीटर्स के आसपास की लिमिट होती, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। रिक का सीन दिखाया जाता है। रिक बोलता है कि मैं टेस्टिंग साइट के पीछे हूँ क्या, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उनका लीडर बोलता है कि माफ़ करना लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए सोना पड़ेगा। तो रिक बोलता है कि तुमने सही इंसान को ही पकड़ा है ना? तो उनका लीडर बोलता है हाँ, हम हाउस ऑफ डार्म्यूट के पर्सनल गार्ड्स है, इसलिए हम रास्टर सम को तकलीफ नहीं देना चाहते। तुम अगर टेस्ट में पहुँचोगे नहीं तो तुम वैसे ही फेल हो जाओगे। तभी वहाँ पे रिक के पार्टी मेंबर्स आ जाते हैं और ब्रोकस्टोन बोलता है कि तुम्हारा तो टेस्ट था ना रिक, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी पीछे से गुंडा बोलता है कि ओए तू कौन है, तुझे मरने की ज़्यादा जल्दी है क्या? ब्रोकस्टोन बोलता है कि ये लोग कौन है? तो रिक बोलता है कि ये लोग मुझे टेस्ट से पहले रिलैक्स करने में मदद कर रहे हैं। ब्रोकस्टोन बोलता है कि ठीक है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रिक उस लीडर को बोलता है कि तुम जो भी हो तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हारी जान है खतरे में। लेकिन उनका लीडर बोलता है कि इनका काम तमाम कर दो। अब उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। एक आदमी एलिसिटी के गले पे आके चाकू रख देता है तो एलिसिटी बोलती है कि ये क्या कर रहा है? रिक बोलता है कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तभी वो गुंडा एलिसिटी को थोड़ा दर्द पहुंचा देता है तो एलिसिटी बोलते है कि मुझे दर्द हुआ और वो अपने जादू का इस्तेमाल करके सबको उड़ा देती है वहाँ पर। रिक के पार्टी मेंबर्स को देखकर सब गुंडे डर रहे होते तो एक गुंडा अपने लीडर से पूछता है कि ये लोग कौन है? उनका लीडर बोलता है कि ये लोग एस रैंक एडवेंचरर हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। अब मैं रिटायर करके अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। अब रीनेट का सीन दिखाया जाता है। फ्रेड उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसा कब तक रखने वाली हो? तो रीनेट बोलती है कि जब तक रिक वापस नहीं आ जाता। फ्रेड बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। फ्रेड देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई? तो रिक बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रीनेट फ्रीड को फेंक देती है। अब रिक और रीनेट बात कर रहे होते तभी वहाँ पे लिंक आ जाते हैं तो रिक लिंक से बोलता है आपकी तो तबीयत खराब थी ना? लिंक बोलता है कि नहीं, मेरे साथ ये सब रास्टर ने किया। मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी बाहर होना चाहिए वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। रिक बोलता है कि आप चिंता मत करिए, उसने आपके साथ ऐसा किया है ना, मैं उसे उड़ा दूंगा। एपिसोड 2 तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।
एपिसोड की शुरुआत में एलिसा रीनेट को बोलती है कि सुनो, मैंने कल तुम्हें रिक सेनपाई के साथ देखा था। जब वो गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट थे तब मैं उनके साथ काम किया करती थी। मेरा नाम है एलिसा ग्रेंजर। तो रीनेट बोलती है कि मैं रीनेट हूँ और मैं उनकी पार्टी मेंबर हूँ। एलिसा बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम उनकी पार्टी मेंबर होगी। रीनेट बोलती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी। एलिसा बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो ब्रोक्सटन और बाकी एस रैंक वाले एडवेंचर्स के पास चली जाती है। मिजेट बोलता है कि रीनेट, मेरे पास जगह खाली है तो तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। रीनेट बोलती है कि अगर मैं बैठी तो मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे ऑफर को मना करती हूँ। मिजेट बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मजे नहीं कर रही हो और ये लड़की कौन है। तो रीनेट बोलती है कि ये रिक्सामा की कोवर्कर अलीसा है। अलीसा बोलती है कि मेरा नाम है अलीसा ग्रेंजर और आपसे मिलकर खुशी हुई। मिजेट बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई अलीसा, क्या तुम मेरे पास आकर बैठ जाओगे क्योंकि मेरे पास जगह खाली है। तो रीनेट अलीसा को बोलती है कि अगर तुम इसके पास बैठोगे तो तुम्हें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। और वो सब लोग बैठे होते हैं तो ब्रोक्सटन अलीसा को बोलता है कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। अलीसा बोलती है कि रास्टर सामा ए रैंक है और वो हमेशा ही एग्जाम्स को ज़रूरत से ज़्यादा कठिन करते हैं। तो ब्रोक्सटन बोलता है कि अगर ऐसा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंजेलिका बोलती है कि रास्टर ओनिसामा उस 40 साल के बुढ़े को गिरा देना। फ्रेड बोलता है कि भैया प्लीज़ मेरा भी बदला ले लेना। रास्टर बोलता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे गार्ड से बच जाओगे, ये सरप्राइज़ है। पर वो सब आखिरकार छोटे मोटे किसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये अच्छा रहे कि तुम ये ना सोचो कि मैं एक नोबल और जीनियस उनके जैसा हूँ। रिक बोलता है कि ठीक है समझ गया, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम एडवेंचरर क्यों बने। तो रास्टर बोलता है कि तुम्हें ये क्यों जानना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। एक नोबल होते हुए भी फॉर्मर एडवेंचर होने के बाद मेरी स्टेटस इंक्रीज होगी, और वैसे ही मैं इसे छोड़ने का सोच रहा हूँ क्योंकि मैं इससे बोर हो चुका हूँ। तो रिक बोलता है कि ठीक है समझ गया, इसका मतलब है कि मुझे तुम जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं हारना है। तो रास्टर बोलता है कि अरे अरे, तुम्हें ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए अपने सीनियर से। चलो अब इस लड़ाई को शुरू करते हैं, और अपने आई शॉट का टैग करता है रिक पे। उसके बाद उसे बोलता है कि अरे क्या बात है, तुम्हें डर नहीं लगा। रिक मन में बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने पर ध्यान दो, और उसे कुछ समय पहले का सीन याद आ जाता है जब रीनेट उसे बोलती है कि रिक्सामा, मेरे पास आपके लिए कुछ सलाह है। मैच शुरू होने के बाद पहले मिनट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना, और प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करना। रास्टर बोलता है कि यार तुम कोई अटैक करोगे भी या फिर मैं ही अपनी मर्जी से तुम पे कोई अटैक कर दूं, और उस पर फायर एलिमिनेट का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन रिक को उससे कुछ भी नहीं होता। तो एलिसा बोलते कि अरे रिक्सामा को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रोकस्टोन बोलता है कि रिक के लिए ऐसे छोटे मोटे मैजिक के अटैक कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें 4 फाउंडेशनल फैकल्टीज़ पता है जो एक एडवेंचर की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। तो एलिसा बोलती है कि हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिवर्स और मैजिक कंट्रोल है ना। तो ब्रोकस्टोन बोलता है कि और उनमें से किसी मैजिकल रिजर्व को जब वो यंग होता है तब डेवलप करना होता है, वरना फ्यूचर में ग्रोथ का कोई चांस नहीं होता। एलिसा बोलती है कि हाँ सही कहा, 20 साल में ही करना पड़ता है, पर रिक सेनपाई तो 30 साल की उम्र में एडवेंचर बने। तो ब्रोकस्टोन बोलता है कि हाँ, और इसी वजह से रिक का मैजिकल रिजर्व बहुत ही लो है। अब रास्टर बोलता है कि अब अगला टैग थोड़ा सा पहले वाले से ज़्यादा दर्द देगा, और अपना हरिकेन कटर का इस्तेमाल करता है रिक पे। ब्रोकस्टोन बोलता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने रिक को सिखाई, और मैजिक कंट्रोल करना मिजेट ने सिखाया, और बॉडी कंट्रोल करना रियनेट ने सिखाया। तो अलीसा बोलती है कि क्या, मुझे तो लगा था कि तुम एक मेड हो। तो मिजेट बोलता है कि रियनेट का ये पहनने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। ब्रोकस्टोन बोलता है कि रिक ने हमारी ट्रेनिंग को पकड़ के रखा, और अभी वो एक ऐसे रहेंगे बिल्कुल हमारी ही तरह। रास्टर बोलता है कि तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो उतने ही सिंपल लगते हो, चलो आगे बढ़ते हैं, और अपने शौक बन का इस्तेमाल करता है रिक पे। लेकिन रिक को उससे भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपने थोड़े से और ख़तरनाक मैजिक का इस्तेमाल करता है रिक पे, और बोलता है कि तुम्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल था। पर रिक उससे भी बच जाता है और वहाँ पे खड़ा होता है। रास्टर बोलता है कि अरे यार, तुम्हारी ताकत अब तो मेरा सर दर्द कर रही है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और उन दोनों के बीच में पंच फाइट होने लगती है, पर रिक उसकी पंच फाइट में भी जीत रहा
होता है। रिक मन में बोलता है कि मैं अब समझ गया कि रेनेट मुझे क्या समझाना चाह रही थी। वो अपने जन्म से मिले हुए टैलेंट पे इतना निर्भर हो गया कि उसने उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की। रास्टर मन में सोच रहा होता है कि अरे आखिर ये है कौन, इसने मेरे अटैक को कैसे डोज किया। रास्टर बोलता है कि लगता है शायद तुम किस्मत से बच गए, अपनी किस्मत को बार बार आजमाना बंद करो। और उसके ऊपर फायर एलिमिनेट का इस्तेमाल वापस से करता है, लेकिन रिक उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी मेले मैजिक को तो मैं अपने हाथ से ही रोक लूंगा। तो रास्टर बोलता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए तुम इसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। और ये शायद एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि मेरे से चूक गया होगा, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। और रिक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रिक उसे मुक्का मारने वाला होता है। रास्टर अपने आप को आयरन बॉडी का कर लेता है। एंजेलिका ये सब देखकर बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, भैया को उस 40 साल के बुढ़े पर अपने स्पेशल मूव्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रास्टर बोलता है कि समझ गया, लगता है शायद तुम्हारी एबिलिटीज ई रैंक से ऊपर हो। तुम कितने नादान हो, तुमने सोचा कि तुम मुझे उल्लू बना दोगे। तो रिक बोलता है कि मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वो कोई मैजिक नहीं था, वो बस बॉडी कंट्रोल था। मेरी बॉडी तुम्हारे मैजिक से ज़्यादा ताकतवर है। तो रास्टर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे पास बस थोड़ा सा मैजिक है, तुमने अपनी इस उम्र में सिर्फ 2 सालों में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हासिल की। तो रिक उसे बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और कितनी बार वो मरा। एलिसा बोलते हैं कि अगर वो मरा तो ये जिंदा कैसे हुआ। ब्रोकस्टोन उसे बताता है कि अगर कोई मर जाए और वो उस पर अपनी हील एबिलिटी का इस्तेमाल करे तो वो जिंदा हो सकता है। रिक बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए की है। तो रास्टर बोलता है कि क्या है तुम्हारा सपना। रिक बोलता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को हराना काइज है। ये बात सुनकर रास्टर बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि हीरो ऑफ द यमाटो, ये तो बेड टाइम वाली स्टोरीज है, एक छोटा बच्चा काइजर को हराना चाहता है। रिक बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन तुम इस पे हंसो मत क्योंकि तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है। रास्टर बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता, चलो इसे ख़त्म करते हैं। फॉरेस्ट रोप नाम की मैजिक का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टैलेंट क्या होता है। ऐसा करूँगा कि तुम कभी भी अपने घमंडी शब्दों को भूल नहीं पाओगे। अब रास्टर अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि मेरे सामने झुको, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो रिक बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने मैजिक का कितनी बार इस्तेमाल किया है, वो भी प्रैक्टिस के साथ। तो रास्टर बोलता है कि कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो इसे कुछ बारी में इस्तेमाल कर लिया था। तो रिक बोलता है कि मैंने अपने एयर शॉट को 1 करोड़ बार इस्तेमाल किया है। अब वो दोनों अपना फाइन अटैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रास्टर अपना गॉड इम्पैक्ट का यूज़ कर रहा होता है और हमारा रिक एयर शॉट का इस्तेमाल कर रहा होता है। उन दोनों का अटैक आपस में भिड़ता है और रिक के एक अटैक से रास्टर की हालत ख़राब हो जाती है। सब लोग रिक को खुशी और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। रेनेट बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की। ब्रोकस्टोन बोलता है कि तुम्हारा पंच तो यार मज़ेदार था। रिक बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैं भी पागल ही हूँ, मैंने इतनी देर से ये सोचा कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबकी वजह से आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। तभी वहाँ पे रास्टर आ जाता है। तो रिक रास्टर को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे एक नॉर्मल ई रैंक वाले बंदे से हार गए, जबकि तुम एक नोबल और जीनियस थे। तो रास्टर बोलता है कि अब क्या, तुम यहाँ पे जले पे नमक छिड़कने के लिए आए, और वहाँ से जा रहा होता है। जाते हुए बोलता है कि अगले टेस्ट में भी तुम्हारा टीचर मैं हूँ, तो तुम तैयार रहना, इस बार जीत मेरी होगी। और बस यार, एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा दो प्लीज़।